गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में जिक्र करेंगे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना, जिसमें 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के समय को जाना कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन था। लेकिन इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद या पतन के बाद एक प्रकार से जो नगरीय सभ्यता थी वह नगर का लुप्त हो गया और ग्रामीण सभ्यता आ गई, जिसमें 1500 से 600 बीसी का काल भारतीय इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस पीरियड में 4 वेद रचे गए, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की गई। हम लोग वैदिक काल को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में। और हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 1500 भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के विकास हुए। भारतीय उपमहाद्वीप से तात्पर्य है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। और प्राचीन काल में ये सभी एक थे। इसी काल में सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ऋग्वेद का रचना किया गया। और इसी काल में उत्तर भारत, दक्कन पठार मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां का अस्तित्व में आया। साथ में दक्कन मीन्स महाराष्ट्र वाला ही क्षेत्र, और दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों का प्रमाण मिलता है, मतलब मुख्य पेशा पशु पालन और पशु को चराना। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी अर्थात 1000 बीसी की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि इस काल में मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आए। पहले क्या था कि हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने देखा था कि शवों को उत्तर और दक्षिण की दिशा में रखकर दफना दिया जाता था। लेकिन 1000 बीसी के बाद बीसी में महापाषाण के नाम से प्रसिद्ध समाधान पद्धति का आरंभ हुआ। महापाषाण में यह होता था कि शव को दफनाने के बाद उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे और कभी कभी ऊपर में भी एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। और इसी काल में 1000 बीसी में
लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज होने से इसका प्रयोग भी बढ़ा और महापाषाण या शवों के साथ दफनाने या शवों के साथ विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग होने लगा और लोहे से बने जो उपकरण होते थे और हथियार होते थे उन व्यक्तियों के साथ भी दफनाए जाने लगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो नए परिवर्तनों का प्रमाण इसमें मिलते हैं और इसमें आरंभिक राज्य और फिर आगे चल के साम्राज्य और फिर राजवाड़ों का विकास शामिल है। यदि हम लोग थोड़ा वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जन था और फिर उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यही जनपद महाजनपद में बदल गया। महाजनपद में बदल गया और महाजनपद फिर राज्य में बदल गया, राज्य में विकसित हो गया और राज्य फिर कई राज्यों को जीतकर एक राज्य कई राज्यों को जीतकर साम्राज्य में तब्दील हुआ, साम्राज्य में तब्दील हुआ और फिर राजवाड़ों का विकास हुआ। और इसके अलावे इस काल में कृषि को संगठित करने के तरीकों के बारे में भी पता चलता है। अब बात आती है कि कोई भी इतिहासकार इस प्रकार के विकास को जानने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे, जैसे अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र। इतिहासकारों ने अभिलेखों, ग्रंथों और सिक्कों और चित्रों के माध्यम से इस कालखंड को जानने का प्रयास किया। इसी दिशा में एक उदाहरण है यहाँ प्रिंसेप और पियदस्सी। प्रिंसेप से तात्पर्य है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और पियदस्सी सम्राट अशोक महान का नाम था, जिसको अभिलेखों में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। इसके पहले तक किसी व्यक्ति ने इन लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं पाई थी और इन अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों और सिक्कों पर
प्रियदर्शी शब्द को पढ़ा जिसका अर्थ मनोहर मुखाकृति वाले राजा होता है। कुछ अभिलेखों में प्रियदर्शी का नाम या अशोक का नाम अशोक भी मिलता है। यह अशोक नाम अशोक के गुर्जरा उद्गोलन तथा नेटूर अभिलेखों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, क्योंकि आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इन शोधों से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली और टाइम पीरियड को निर्धारित करने में आसानी हुई तथा भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए उन्होंने इस क्षेत्र में मिले अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में इस कालखंड का राजनीतिक इतिहास तैयार हो सका। राजनीतिक इतिहास तैयार होने के बाद विद्वानों ने यह छानबीन करने की कोशिश की कि राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकासों के बीच क्या संबंध थे। इसको जानने के लेकर प्रयास शुरू हो गए। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।